बच्चों, हम थर्ड बुक पढ़ रहे हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और इसमें हमने पहला चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। इसके पहले एक क्लास हो चुकी है जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको बताए थे हमने, और बैलेंस शीट में आपको शेयर होल्डर फंड एक्सप्लेन किया था। आज की क्लास में हम पूरा बैलेंस शीट कवर करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस को कवर करेंगे। तो बाकी बचे हुए पार्ट्स जो बैलेंस शीट के थे हम उसको कवर कर लेते हैं। आज चलिए देखते हैं कि क्या क्या बचा था इसमें। तो ये देखिएगा बैलेंस शीट, इसमें आपने अभी तक क्या पढ़ा है? अभी तक आपने शेयर कैपिटल पढ़ लिया है, रिजर्व्स एंड सरप्लस पढ़ लिया है, और मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट पढ़ लिया है। अब हमें इसके आगे बढ़ना है और इसके आगे हमारा आता है दूसरा नंबर। दूसरे नंबर पे क्या दिया है? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। अब ये शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट होता क्या है? ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो कि ये क्या होता है? लाइन आइटम बिटवीन शेयर होल्डर्स फंड्स एंड नॉन करेंट लाइबिलिटीज। नॉन करेंट लाइबिलिटीज, इसके बीच का लाइन आइटम होता है। यानी कि पहले नंबर पे हमारा शेयर होल्डर फंड होगा, तीसरे नंबर पे नॉन करेंट लाइबिलिटी होगी, और दूसरे नंबर पे हमारा क्या होगा? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट होगा। ठीक है, अब ये है क्या और क्या है इसके बारे में? देखिए, जब कोई हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव हो जाता है, क्या होता है कि एप्लीकेशन मनी हमें क्या हो चुका हो? रिसीव हो चुका हो, रिसीव्ड। बट नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये है क्या? बट क्या हो? अलॉटमेंट पेंडिंग हो, यानी अलॉटमेंट अभी ना किया गया हो, अलॉटमेंट नेक्स्ट ईयर में होना हो, और एप्लीकेशन मनी रिसीव हो चुका हो, तो उस अमाउंट को हम कहां पे लिख देते हैं? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट में लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? नॉन करेंट लाइबिलिटीज, और अगला है करेंट लाइबिलिटीज। तो अगर लाइबिलिटीज को डिफाइन किया जाए तो लाइबिलिटीज हमारी जो होती हैं, जो हमारा अमाउंट पेबल होता है, यानी जो पैसा अभी तक हमने पे नहीं किया, हमें पे करना है, वो हमारा क्या होता है? लाइबिलिटीज होती है। और लाइबिलिटीज को हम दो पार्ट में दिखाते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। एक हमारा नॉन करेंट लाइबिलिटी है और दूसरा क्या है? करंट लाइबिलिटी। ठीक है, अब नॉन करंट लाइबिलिटी को जो डिफाइन किया गया है उसको निगेटिव मैनर में डिफाइन किया गया है। अब कैसे निगेटिव मैनर में डिफाइन किया गया है? तो जो आपका कंपनीज एक्ट है उसमें आपकी करंट लाइबिलिटीज को बताया गया, और उसके अपोजिट टर्म में यानी निगेटिव टर्म में किसको ले जाया गया? नॉन करंट लाइबिलिटीज का डेफिनेशन दिया गया। तो चलिए पहले हम यही समझ लेते हैं कि करंट लाइबिलिटीज क्या होता है, कि करंट लाइबिलिटीज क्या है। तो करंट लाइबिलिटीज के लिए, ठीक है, कुछ क्राइटेरिया है। क्या क्राइटेरिया है? कि इसका जो एक्सपेक्टेशन है सेटल होने का, सेटल्ड इन कंपनीज, ठीक है, कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, कि इसका जो सेटलमेंट है वो कैसे होना चाहिए? इसका जो कंपनी का नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल है उसके अंडर उसका सेटलमेंट हो गया हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? करंट लायबिलिटी बोलेंगे। दूसरा क्या बोला गया? दूसरा ये बोला गया कि जो भी अमाउंट ड्यू है वो क्या होना चाहिए? ड्यू टू सेटल विद इन 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, यानी जो बैलेंस शीट हमने बनाई है उसके विद इन 12 मंथ में होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज। तीसरा क्या बोला कि ये क्या होना चाहिए? प्राइमरीली फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग ट्रेडेड, किसके लिए होना चाहिए? ट्रेडेड से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड हमारे होना चाहिए। ठीक है, फिर चौथा क्या बोला कि देयर इज नो अनकंडीशनल राइट टू डिफर सेटलमेंट फॉर एट लीस्ट 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। तो ये चार क्राइटेरिया जो फॉलो करता है, ये चार कंडीशन जो पूरा करेगा वो क्या होगा? करंट लायबिलिटी। और ये चार कंडीशन जो पूरा नहीं करेंगे वो क्या होंगी? हमारी नॉन करंट लायबिलिटीज होगी। क्लियर? अब यहाँ पे एक चीज आई है ऑपरेटिंग साइकिल की बात, तो हम ऑपरेटिंग साइकिल को समझ लेते हैं कि ये ऑपरेटिंग साइकिल है क्या। तो ऑपरेटिंग साइकिल चार्ट है एक, आपकी बुक में भी दिया गया है, ऑपरेटिंग
साइकिल चार्ट। अब ऑपरेटिंग साइकिल चार्ट क्या है कि जैसे मान लीजिए हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया और उसमें पैसा हमने इन्वेस्ट कर दिया है, तो कैश और बैंक हमारे बिजनेस में आया। इसके बाद क्या किया कि हमने कुछ रॉ मटेरियल परचेज किया। क्या किया? रॉ मटेरियल परचेज किया। ठीक है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। और जब रॉ मटेरियल हमने परचेज किया तो कुछ दिन इसको हमने अपने पास रखा। मान लीजिए कितना रखा? 3 मंथ्स रखा। फिर इसको क्या कर दिया हमने? प्रोसेस में लगा दिया। किसमें? प्रोसेस में लगाया। किस लिए? कि रॉ मटेरियल से ये किस में कन्वर्ट हो जाए? रॉ मटेरियल से ये फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट हो जाए। और इस प्रोसेस में मान लीजिए हमको कितना लगा? 4 मंथ्स लगा। अब जब ये बना तो फिनिश गुड्स को हम ले गए अपनी इन्वेंट्री में, स्टॉक में रखा। और इन्वेंट्री में रखने पे हमको मान लीजिए टाइम लग गया कितना? 2 मंथ्स का टाइम लगा। फिर इसके बाद हम इसको लेके चले, ठीक है, और इसको क्या कर दिया? सेल कर दिया। और सेल जब किया और ये कन्वर्ट किस में हो गया? ट्रेड रिसीवेबल में कन्वर्ट हुआ। तो इसमें कितना टाइम लग गया? क्रेडिट पीरियड हमने कितना दे दिया? मान लीजिए 4 मंथ्स दे दिया। कितना? 4 मंथ्स। और इसके बाद क्या हुआ? 4 महीने के बाद हमको ट्रेड रिसीवेबल का पैसा क्या हो गया? रिसीव हुआ। और जब रिसीव्ड हुआ, ठीक है, जब रिसीव्ड हुआ तो उसके बाद ये किस में कन्वर्ट हुआ? कैश में। तो अभी ये कैश से कैश में कन्वर्ट होने, यानी कैश हमने इन्वेस्ट किया, रॉ मटेरियल खरीदा, रखना पड़ा कुछ दिन अपने पास। ठीक है, मान लीजिए कौन सा है? मैन्युफैक्चरिंग का हमने ले लिया एग्जांपल कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो उसको प्रोसेस में लगाया कि भाई उससे अब हम फिनिश गुड्स बनाएंगे। फिर उसको हम अपने स्टॉक में रखे। फिर जब मार्केट कंडीशन आया उसको बेचा। जब उसका सेल का टाइम हुआ सेल किया और क्रेडिट टाइम दे दिया कि भैया 4 महीने में बेच बाच के हमको पैसा देना। फिर पैसा हमको मिला तो हमारा कैश फिर से कन्वर्ट हो गया। तो इसमें टोटल अगर हम देखें तो टाइम कितना लगा? पहले तो 3 मंथ रॉ मटेरियल को रखा, 4 मंथ हमने किसको रखा? प्रोसेस में रखा, 2 मंथ हमने इसको इन्वेंट्री में रखा। फिर इसके बाद 4 मंथ क्रेडिट पीरियड दिया। तो टोटल कितना लगा हमारा? 13 मंथ्स लगा इस पूरे ऑपरेशन को कंप्लीट करने में। तो ये हमारा नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल होगा। अब एक चीज ध्यान रखना कि अगर ऑपरेटिंग साइकिल हमारा क्या है? मोर देन 12 मंथ है। क्या है? मोर देन 12 मंथ्स है। तो फिर इस कंडीशन में हम किसको फॉलो करेंगे? ऑपरेटिंग साइकिल को। किसको फॉलो करेंगे? ऑपरेटिंग साइकिल को फॉलो करेंगे। लेकिन अगर हमारा ऑपरेटिंग साइकिल क्या है? लेस देन है किससे? 12 मंथ्स से। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या फॉलो करेंगे? 12 मंथ्स वाला पूरा ईयर हम लेके चलेंगे। और ये हमारा जो है नॉर्मल ईयर होगा जो हमें करंट लायबिलिटीज को डिसाइड करने में और नॉन करंट को डिसाइड करने में हेल्प करेगा। तो ये हमारी ऑपरेटिंग साइकिल होती है। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे कि क्या दिया है। तो यहां पे नॉन करंट लायबिलिटीज में सबसे पहले दिया है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अब ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग होता क्या है? तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग को अगर हम समझें तो उधार लेना। बोरोइंग का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज हमने उधार ली, पैसा उधार लिया है, या और कोई टर्म कंडीशन है पब्लिक से उधार ले लिया, या हमने डिबेंचर इशू कर दिया है लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो हमारा किस में आएगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आएगा। और ये सारी चीजें आप पहले भी पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, तो अब देखिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या क्या आता है हमारा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या क्या आता है अब हम उसको देखेंगे। तो पहला हमारा इसमें क्या आता है? डिबेंचर्स आ जाता है। अब डिबेंचर्स आपने इसके पहले पढ़ा ही है कि डिबेंचर होता क्या है ना? पब्लिक से फंड रेज करने के लिए हम उन्हें डिबेंचर देते हैं, जो एक क्या होता है? डेप्ट को एविडेंस करने वाला रिटर्न इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसमें अमाउंट की प्रिंसिपल अमाउंट का, इंटरेस्ट अमाउंट का कब पेमेंट करना है, कब इसका रिडेम्पशन होना है, वो सारी कंडीशन लिखी होती है।
दूसरा हमारा ऐसे ही बॉन्ड आता है, लाइक डिवेंचर बॉन्ड भी होता है। डिवेंचर में क्या है कि रेट प्री डिटरमाइंड है और बॉन्ड में प्री डिटरमाइंड नहीं होता है, लिंक विद बैंक होता है। तीसरा होता है टर्म लोन। टर्म लोन का मतलब होता है कि बैंक से या किसी अदर पार्टी से हमने कोई लोन लिया हो जिसका पेमेंट हमको मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर या आफ्टर अकाउंटिंग ईयर या आफ्टर ऑपरेटिंग साइकिल करना हो। कोई पब्लिक डिपॉजिट ले रखा हो, क्या ले रखा हो, पब्लिक डिपॉजिट ले रखा हो, तो ये भी इसी में आता है, जो लॉन्ग टर्म के लिए जिसका रीपेमेंट हमें लॉन्ग पीरियड में करना है। और फिर अदर लोन्स एंड एडवांसेस आता है, अदर लोन्स एंड एडवांसेस, और नेचर टू बी स्पेसिफाइड, नेचर आपको गिवन होगा कि किस टाइप का ये है, पेमेंट कैसे करना, अगर वो मोर देन ऑपरेटिंग साइकिल या मोर देन अकाउंटिंग ईयर है या आफ्टर अकाउंटिंग ईयर है तो वो किस में चला जाएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में चला जाएगा। दूसरा आता है डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज नेट। अब ये डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज नेट क्या होता है, ठीक है, कि जो हर साल क्या होता है, एवरी ईयर हर साल हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग इनकम कैलकुलेट करते हैं, क्या करते हैं, अकाउंटिंग इनकम फाइंड करते हैं, ठीक। और अकाउंटिंग इनकम को हम कंपेयर किससे करते हैं, टैक्सेबल इनकम से, कि क्या करते हैं, टैक्सेबल इनकम से कंपेयर किया जाता है। और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आता है वही डिफरेंस हमारा दो चीज होता है, वो डिफर्ड टैक्स होता है। अब वो डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी है कि एसेट्स है, वो उसके कंडीशन पे डिपेंड करता है। कंडीशन क्या है कि अगर हमारा ये अकाउंटिंग इनकम ज्यादा है, क्या ज्यादा है, अकाउंटिंग इनकम, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, जो डिफरेंस होगा वो क्या बोला जाएगा, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी बोली जाएगी। और अगर हमारा टैक्सेबल इनकम ज्यादा है तो वो क्या बोला जाएगा, डिफर्ड टैक्स एसेट्स बोला जाएगा, और ये नेट होगा, ठीक। अब डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी को कहां पे दिखाते हैं, नॉन करेंट लायबिलिटी में दिखाते हैं। और डिफर्ड टैक्स एसेट्स को कहां पे दिखाते हैं, इसको नॉन करेंट एसेट्स में हम दिखाते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा। अब इसके बाद हमारा देखिए क्या अगला क्या आता है, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। अब ये अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी क्या होता है, देखिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अलावा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अलावा अगर कोई और ऐसी लायबिलिटी आती है जिसका पेमेंट हमको आफ्टर अकाउंटिंग ईयर करना है या आफ्टर ऑपरेटिंग साइकिल करना है, तो उसे हम किस में लिखते हैं, ठीक है, उसे हम लिखते हैं अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में। अब अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में हमारा क्या आ जाता है, सबसे पहले तो आ जाता है ट्रेड पेबल, क्या आ जाता है, ट्रेड पेबल्स आ जाता है। अब ट्रेड पेबल्स होता क्या है, ट्रेड पेबल होता है सम ऑफ क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, इन दोनों का सम होता है। दोनों के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। क्रेडिटर कौन होता है, जिससे हम क्रेडिट पे गुड्स परचेज करते हैं। बिल्स पेबल भी वही पर्सन है जिससे हमने क्रेडिट पे गुड्स परचेज किया, लेकिन हमने एक्सेप्टेंस दे दिया, रिटर्न में दे दिया कि हम इतने दिन के बाद आपको इसका पेमेंट कर देंगे, तो रिटर्न में दे दिया तो वो बिल्स पेबल में। अगर ओरली ले रखा है क्रेडिट पे गुड्स और ओरली पेमेंट करने के लिए डेट दे रखा है तो वो क्या है, क्रेडिटर है, ठीक है। अब इन दोनों का अगर सम कर लें तो वो क्या बनता है, ट्रेड पेबल। तो ट्रेड पेबल अगर पेमेंट हमको आफ्टर अकाउंटिंग ईयर या आफ्टर ऑपरेटिंग साइकिल करना है या मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर है तो वो किस में आ जाएगा, नॉन करेंट लायबिलिटीज के अदर करेंट लायबिलिटीज में आएगा। और फिर इसके बाद अदर्स, नेचर टू बी स्पेसिफाइड, जैसा कि बताया जाता है कि कोई और भी इसके अलावा अगर लायबिलिटी है जिसका पेमेंट हमको 1 साल से ज्यादा में करना है तो वो किस में आ जाएगा, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में आ जाएगा। अब इसके बाद अगला आता है आपका लॉन्ग टर्म प्रोविजन, क्या आता है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। अब लॉन्ग टर्म प्रोविजंस होता क्या है, ठीक है। प्रोविजन का मतलब समझते ही हो, अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट टू मीट फ्यूचर लायबिलिटीज विच कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद एक्यूरेसी, यानी जिसको हम बिल्कुल एक्यूरेट अमाउंट से डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी लायबिलिटी के लिए अगर हम कोई पैसा बचा के रखते हैं तो वो क्या होगा, प्रोविजन होगा। और अगर ये लायबिलिटी आफ्टर अकाउंटिंग ईयर अराइज होने वाली है या एक ऑपरेटिंग साइकिल से ज्यादा के बाद या एक ऑपरेटिंग साइकिल के बाद ये अराइज होने वाली है लायबिलिटी, तो
उसको हम कहां पे लिखते हैं, लॉन्ग टर्म प्रोविजन में। ठीक है, ये हो गया लॉन्ग टर्म प्रोविजन आपका। अब अगला जो आपका आता है करंट लायबिलिटी, सेम वही चीजें हैं, बस यहां पे टाइम का कम हो गया। जैसे आपका शॉर्ट टर्म बोरोइंग दिया है, तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग का मतलब कि अगर हमने कोई बैंक से लोन ले रखा है, टर्म लोन नहीं है, पेमेंट हमको विद इन 12 मंथ कर देना है, जैसे आपका इसमें आ जाता है बैंक ओवरड्राफ्ट है, ठीक है, या कोई क्रेडिट, छोटा मोटा क्रेडिट ले रखा है, किसी अदर पार्टी से क्रेडिट ले रखा है, तो वो किस में आ जाएगा, आपका शॉर्ट टर्म बोरोइंग से। ठीक है, कोई पब्लिक डिपॉजिट है जिसका पेमेंट हमको विद इन 1 ईयर कर देना है या विद इन ऑपरेटिंग साइकिल, तो वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग में आएगा। फिर यहाँ भी ट्रेड पेबल दिया है, तो ट्रेड पेबल आपका सेम वही है, लेकिन अगर इसका पेमेंट विद इन 12 मंथ्स और ऑपरेटिंग साइकिल में करना है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा कहां पे आएगा, करंट लायबिलिटीज में। ठीक है, और वो क्या लिखा जाएगा, ट्रेड पेबल। इसके बाद अदर करंट लायबिलिटीज। अब अदर करंट लायबिलिटीज में हम एक चीज आपको बता दें, एक चीज आती है करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट। अभी डिबेंचर पढ़ के आए हैं तो उसी का एग्जांपल लेके इसको समझाते हैं। जैसे देखिए, कोई डिबेंचर हमने लिया और डिबेंचर हमारा कितने का है, 5 लाख रुपीस का। इसका रिडेम्पशन हमको इसके लाइफ में ही कर देना है, इंस्टॉलमेंट में करना है। तो 5 इंस्टॉलमेंट अगर हम बना लें तो पर ईयर हमें कितने रुपीस के डिबेंचर का रिडेम्पशन करना है, 1 लाख रुपीस के डिबेंचर का रिडेम्पशन करना है। तो इस साल यानी कि इस करेंट ईयर में जितने का रिडीम होना है, 1 लाख रुपए के डिबेंचर का रिडेम्पशन होना है। तो अगर कोई ऐसा लॉन्ग टर्म डेप्ट है जिसका कोई पार्ट करेंट ईयर में रीपे होना है, तो वो किसमें, अदर करेंट लायबिलिटीज में जाएगा, और किस हेडिंग में, करेंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट में लिखा जाएगा। बाकी आपका किस में रहेगा, वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में ही रहेगा। फिर नेक्स्ट ईयर 4 लाख बचा यहाँ पे पहले साल के बाद, तो 4 लाख आपका नॉन करेंट लायबिलिटी में रहेगा, बोरोइंग में। फिर दूसरे साल आए तो दूसरे साल फिर 1 लाख रुपीस करेंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट में चला गया, करेंट जो सेकेंड ईयर के में पेमेंट होना है, बाकी बचा 3 लाख रुपीस, वो अभी भी कहां पे रहेगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में रहेगा। ठीक है, इसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन से वही चीजें हैं कि कोई ऐसी नॉन लायबिलिटी जिसका पेमेंट हमको जिसका जो अराइज होने वाला कब है, विद इन ऑपरेटिंग साइकिल या विद इन अकाउंटिंग ईयर जो अराइज होगी लायबिलिटी, उसके लिए जो प्रोविजन हमने कर रखा है वो किस में आ जाएगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। बहुत सिंपल चीजें हैं। अब इसके बाद एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो टोटल इस इक्विटी एंड लायबिलिटीज का है और टोटल एसेट्स का है, ये दोनों क्या होता है, बराबर होता है हमेशा। ठीक है, तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और एसेट्स को देखेंगे कि एसेट्स हमारा क्या होता है, एसेट्स कैसे हम डिफाइंड करेंगे कि हमारा एसेट्स क्या है। तो जैसे आपने नॉन करेंट लायबिलिटी और नॉन करेंट एसेट्स पढ़ा, उसी तरीके से आपका आता है नॉन करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी। अब ये दोनों क्या है, नॉन करेंट एसेट्स और नॉन करेंट लायबिलिटी। तो सबसे पहले देखिएगा कि नॉन करेंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं, पहली चीज कि जिनको हम सेल करने के मोटिव से नहीं परचेज करते, यानी हमें इसे सेल नहीं करना है, हम इसको सेल नहीं करेंगे, हम इससे अपने बिजनेस को क्या करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे, हम इसको अपने बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए ले रहे हैं, अपनी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए परचेज कर रहे हैं। ठीक है, और जो कि हमारा एक टाइप का ड्यूरेबल गुड्स होगा जो 1 साल से ज्यादा हमारे पास रहेगा और हम उसको यूज करेंगे, वो किस में आता है, नॉन करेंट एसेट्स में। और जो एसेट्स विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे वो क्या बोले जाएंगे, करेंट एसेट्स बोले जाएंगे। ठीक है, अब देखिए पहला जो हमारा है फिक्स्ड एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट्स में क्या क्या आता है, टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। टेंजिबल एसेट्स के बारे में आपको पता है, जैसे आपका है लैंड है, बिल्डिंग है, ठीक है, प्लांट है, मशीनरी है, ये सब किस में आता है, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स में। ठीक है, जिसको हमने कभी सेल करने के पर्पज से नहीं खरीदा, जिससे हम क्या करेंगे, अपने बिजनेस को फैसिलिटेट करेंगे।
दूसरा इंटेंजिबल एसेट्स आता है, जैसे ट्रेडमार्क है, पेटेंट है, सॉफ्टवेयर है, गुडविल है, तो ये सारा किस में आता है आपका इंटेंजिबल एसेट्स में। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब कि जो हमारा टेंजिबल है, टेंजिबल फिक्स एसेट्स, जैसे आपने एनपीओ में पढ़ा होगा, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, कि एक हम कोई पवेलियन, ग्राउंड या स्टेडियम बनवा रहे हैं और आधा बन चुका, अभी आधा बाकी है, या कुछ पार्ट बन गया, कुछ बनना बाकी है। तो जब कोई टैंजिबल फिक्स एसेट्स अंडर कंस्ट्रक्शन होता है तो उसे हम क्या लिखते हैं? नॉन करेंट एसेट्स में, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में। और जब वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है, कंस्ट्रक्शन वर्क खत्म हो जाता है, रेडी टू यूज हो जाता है, तब हम उसे टैंजिबल एसेट्स में लिखते हैं। ऐसे ही इनटैंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, मान लीजिए आप अपने बिजनेस के लिए कोई सॉफ्टवेयर बनवा रहे हैं, तो अभी सॉफ्टवेयर पे काम चल ही रहा है, बनके कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो आपका किस में रहेगा? इनटैंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट में। और जब वो सॉफ्टवेयर बनके रेडी हो जाएगा यूज करने के लिए, तब उसे हम कहाँ पे लिख देंगे? इनटैंजिबल एसेट्स में। ये एग्जाम्पल था। फिर इसके बाद आता है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, मतलब कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट हमने किया हो जिसका पेमेंट हमें 1 साल के बाद मिलेगा, 1 साल से ज्यादा टाइम लगेगा। जैसे आप क्या करते हो? फिक्स्ड डिपॉजिट, एक होता है टर्म डिपॉजिट, एक होता है फिक्स्ड डिपॉजिट। तो जो फिक्स्ड डिपॉजिट है वो आपका क्या हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। कौन सा? नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट होगा। क्या होगा? नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है। अब ये नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट क्या क्या आता है इसमें? ठीक, अब इसमें जैसे आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया, किस में इन्वेस्ट कर दिया? प्रॉपर्टी में। आपने इक्विटी में इन्वेस्ट कर दिया, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में। आपने कोई शेयर ले लिया, कोई प्रीफरेंस शेयर ले लिया आपने, ठीक है। आपने कोई डिबेंचर या बॉन्ड ले लिया। आपने कहीं पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया, किसमें? म्यूचुअल फंड में, और जिसका पेमेंट हमको 1 साल के बाद मिलेगा। ठीक है। आपने कहीं पार्टनरशिप में इन्वेस्ट कर दिया है, ठीक है, और उसका पेमेंट आपको रीपे कब होगा? 1 साल के बाद होगा। तो वो सब आपका किस में आ जाएगा? नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में। फिर इसके बाद लॉन्ग टर्म्स लोन्स एंड एडवांसेस। अब ये जो लॉन्ग टर्म्स लोन्स एंड एडवांसेस है, हमने कोई लोन या एडवांस दे रखा हो जिसका पेमेंट हमको आफ्टर अकाउंटिंग ईयर या आफ्टर ऑपरेटिंग साइकिल मिलना हो। फिर अदर नॉन करेंट एसेट नेचर टू बी स्पेसिफाइड, नेचर आपको दिया होगा, जैसे आपका एक्रूड इनकम आ गया, ठीक है, एक्रूड इनकम आ गया, प्रीपेड एक्सपेंस आ गया, तो ये सारा किस में आएगा? अदर करंट एसेट्स में आएगा। और ऐसे ही अगर कोई इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है या फिर कोई आउटस्टैंडिंग है, तो वो करंट लायबिलिटीज की किस में? अदर करंट लायबिलिटीज पार्ट में रहेगा। ठीक। अब इसके बाद देखिए करंट एसेट्स क्या है? करंट एसेट्स है आपका करंट इन्वेस्टमेंट, यानी कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट किया हो जो विद इन, जो क्या हो? विद इन 12 मंथ्स ऑपरेटिंग साइकिल कैश में कन्वर्ट हो जाए, वो आपका इन्वेस्टमेंट क्या होगा? करंट इन्वेस्टमेंट होगा। जैसे हम शेयर्स वगैरह भी खरीदते हैं, तो एक होता है इंट्राडे, मतलब एक दिन में वो आपका बिक जाता है। हमने कोई जो है कि कोई पैसा इन्वेस्ट किया, या मान लीजिए कोई एफडी हमने की जिसका मैच्योरिटी पीरियड 12 मंथ के अंदर ही है, 6 महीने, 7 महीने, 10 महीने के लिए कोई डिपॉजिट कर दिया, या किसी के बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, वो आपका किस में आएगा? करंट इन्वेस्टमेंट में। अब इसके बाद अगला आपका आता है इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री क्या है? इन्वेंट्री को हम नॉर्मली क्या बोलते हैं? स्टॉक बोलते हैं। और स्टॉक हमें पता है कितने तरीके के होते हैं। एक तो रॉ मटेरियल का होता है, इसका होता है रॉ मटेरियल का, एक होता है वर्क इन प्रोग्रेस का, एक होता है फिनिश गुड्स का, ठीक है, किसका होता है? फिनिश्ड गुड्स का होता है। अब ये तीनों क्या है बताने की जरूरत नहीं, इसके बारे में आपको पता। रॉ मटेरियल यानी जिससे हम कोई नया गुड्स बनाएंगे। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब कि इस रॉ मटेरियल को हमने प्रोसेस में लगा दिया, अब इससे कोई गुड्स बन के तैयार होगा। जैसे मान लो अगर कोई फर्नीचर बनाने की बहुत बड़ी कंपनी है, तो
तो उसने क्या किया, टिम्बर खरीदा, उसके लिए रॉ मटेरियल टिम्बर खरीदा, फेविकोल खरीदा, कांटी खरीदी, उसके लिए पॉलिश वगैरह खरीदा, फोम वगैरह खरीदा, तो वो उसके लिए क्या है, रॉ मटेरियल। अब जब उनको शेप देना चालू कर दिया, प्रोसेस में कटाई चालू हो गई, उसको लकड़ी को जोड़ना चालू किया, तो वो वर्क इन प्रोग्रेस में आ गया। और जो बन के रखा हुआ है, बिकने के लिए तैयार है, वो फिनिश गुड्स है। अब एक चीज और ध्यान रखना कि इन्वेंट्री हमारी ओपनिंग में भी होती है और क्लोजिंग में भी होती है। ठीक, अगर नया बिजनेस है तब तो ओपनिंग नहीं होगा, तब तो सिर्फ क्लोजिंग होगा ईयर के एंड में जो अनसोल्ड बचा हुआ है। लेकिन अगर हमने बिजनेस कर रहे हैं कई सालों से, तो ओपनिंग का मतलब होता है पिछले साल के एंड में जो बचा हुआ गुड्स है, ठीक है, ये स्टॉक है, वो आ जाएगा। फिर इसके बाद आता है आपका ट्रेड रिसीवेबल, और ट्रेड रिसीवेबल होता है सम ऑफ डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल, इन दोनों का सम। इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, डेटर जिनको हमने क्रेडिट पे गुड सेल किया है और पैसा हमको विद इन 12 मंथ या ऑपरेटिंग साइकिल मिल जाएगा। बिल रिसीवेबल भी वही होता है, क्रेडिट पे सेल तो किया लेकिन उन्होंने रिटर्न में दे दिया कि हम इतने दिन में आपको पैसा दे देंगे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो कि इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट हो जाए, जैसे कोई डिविडेंड अभी रुका हुआ है, नहीं मिला है ये, ठीक है, या फिर जो है हमारा जो कैश है जो हमने बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रखा है, करेंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट में बिजनेस का तो नॉर्मली करेंट अकाउंट होता है, वो किस में आ जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आ जाएगा। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, कोई लोन या एडवांस दे रखा है किसी को, किसी एम्प्लॉय को, वर्कर को, जिसका पेमेंट हमको 2-3 महीने, 6 महीने, साल भर के अंदर या फिर ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर मिल जाएगा। और अदर करेंट एसेट्स, ये तो आपका पता ही है, अदर करेंट एसेट्स किस में आएगा, ये तो आपका वही जो है प्रीपेड, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। अदर नॉन करेंट एसेट्स में आता है जब पेमेंट मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर में होता है, 1 साल से ज्यादा का टाइम लेता है, और अगर कम टाइम ले रहा है विद इन ऑपरेटिंग साइकिल है, तो वो किस में आ जाएगा, अदर करंट एसेट्स में आ जाएगा। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि ऑपरेटिंग ये करंट इन्वेस्टमेंट को ही बोला जाता है मार्केटेबल सिक्योरिटीज। क्या बोला जाता है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो ये भी आपका क्या होता है, करंट इन्वेस्टमेंट ही होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। और बैलेंस शीट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिना बैलेंस शीट के कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि आगे आपको एक चैप्टर पढ़ना है अकाउंटिंग रेशियोज। अकाउंटिंग रेशियोज पढ़ना है। इसके पहले आपको पढ़ना है कंपैरेटिव स्टेटमेंट। क्या पढ़ना है, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट पढ़ना है। ठीक है, जिसमें आपका स्टेटमेंट में क्या क्या आ जाएगा, बैलेंस शीट आ जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस आ जाएगा। तो इन सब में हमें बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस की बहुत जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए इसको एक बार पढ़िएगा। अब इसमें हम आपको बता दें कि क्वेश्चन किस टाइप का आता है। जैसे उसने आपको दे दिया एक ट्रेड रिसीवेबल, क्या दे दिया, ट्रेड रिसीवेबल दे दिया। फिर आपको दे दिया उसने जो है प्रीपेड एक्सपेंसेस दे दिया। क्या दे दिया, प्रीपेड एक्सपेंसेस दे दिया। फिर उसने आपको दे दिया जो है इशू ऑफ शेयर्स। अब आपसे पूछ लेगा कि इसका जो मेन हेड है वो बताओ, और जो इसका सब हेड है वो बताओ, कि इसका मेन हेड और सब हेड क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो अब ट्रेड रिसीवेबल, अब यहाँ पे कुछ पता नहीं कि ये पेमेंट आफ्टर 12 मंथ या ऑपरेटिंग साइकिल होना है या विद इन ऑपरेटिंग साइकिल होना है। तो जब नहीं पता है तो ये ट्रेड रिसीवेबल किस में आ जाएगा, करंट में आ जाएगा। ठीक है, तो सब हेड तो यही खुद ही होता है, ट्रेड रिसीवेबल ही होता है, और मेन हेड इसका क्या हो जाएगा, ये किस में आ जाएगा, करंट एसेट्स में आ जाएगा। ठीक, अब दूसरा प्रीपेड एक्सपेंस बोला, तो प्रीपेड एक्सपेंस किस में आता है, अदर करंट लायबिलिटी में आता है, और इसका मेन हेड क्या होता है, करंट लायबिलिटी होता है। ठीक है, फिर इशू ऑफ शेयर्स बोल दिया, सब हेड इसका होता है शेयर कैपिटल। क्या होता है, शेयर कैपिटल, और मेन हेड इसका क्या होता है, शेयर होल्डर्स फंड होता है, शेयर होल्डर्स फंड। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इसमें, बाकी और कुछ इसमें ज्यादा नहीं आता। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि ये जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट का ये पार्ट है पहला और दूसरा। पहला पार्ट इक्विटी लायबिलिटी, दूसरा एसेट्स।
इसमें इक्विटी एंड लायबिलिटीज में चार चीजें आती हैं। शेयर होल्डर्स फंड आता है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट आता है, नॉन करेंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, ये आपकी मेन हेड है। और ये सारी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, ये आपका शेयर होल्डर फंड का सब हेड है। ऐसे ही नॉन करेंट लायबिलिटीज का लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये भी क्या है, सब हेड है। तो एसेट्स में भी ऐसे ही है, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स में ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है, और इससे 3 नंबर 4 नंबर के क्वेश्चन मिल ही जाते हैं। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस को पढ़ेंगे। थैंक यू।